देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका टाइटल है इलास्टिक कोलिजन। और ये पेपर में सेक्शन सी के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट होता है और ये सेक्शन सी का टॉपिक है। इस टॉपिक की लेंथ थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए कंसंट्रेट करेंगे टॉपिक पर। सही है। देखो इलास्टिक कोलिजन होता क्या है पहले जरा ये समझते हैं। देखिए एक वर्ड हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम बराबर होगा किसके, कोलिजन के बाद के मोमेंटम के। यानी जब दो बॉडी आपस में कोलिजन करता है तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम आपस में क्या होता है, इक्वल। यह था लॉ ऑफ मोमेंटम। इसी तरह एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं कि जब दो बॉडी कोलिजन करती हैं तो कोलिजन से पहले की टोटल एनर्जी और कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी ये आपस में हमेशा बराबर होती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्ज करो कि दो बॉडी ने कोलिजन किया और कोलिजन के दौरान लॉ ऑफ मोमेंटम भी वेरीफाई हो रहा है और लॉ ऑफ एनर्जी भी वेरीफाई हो रहा है। लॉ ऑफ मोमेंटम वेरीफाई होने का मतलब हुआ कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम आपस में क्या है, बराबर है। और लॉ ऑफ एनर्जी के वेरीफाई होने का क्या मतलब है, कोलिजन से पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हो जिसमें लॉ ऑफ मोमेंटम भी वेरीफाई हो और लॉ ऑफ एनर्जी भी वेरीफाई हो। ऐसे कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर लॉ ऑफ मोमेंटम वेरीफाई हो और लॉ ऑफ एनर्जी वेरीफाई ना हो, यानी एक वेरीफाई हुआ एक नहीं हुआ, तो ऐसे कोलिजन को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में दोनों लॉ वेरीफाई होगा और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ लॉ ऑफ मोमेंटम वेरीफाई होता है, लॉ ऑफ एनर्जी वेरीफाई नहीं होता। तो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे, ठीक है। अच्छा अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका ऑब्जेक्ट जरा फिगर से देखो। इधर देखिएगा, फर्ज कीजिए ये बॉडी है M1, ये दूसरा बॉडी है M2। फर्ज कीजिए कि ये दोनों बॉडी मोशन में है। मोशन में है तो वेलोसिटी होगी, अच्छा जी, ये दो बॉडी है, एक का मास M1 है दूसरे का मास M2 है। फर्ज करो ये दोनों बॉडी मोशन में है। मोशन में है तो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी ले लो U1, इसकी वेलोसिटी ले लो U2। फिर फर्ज कीजिए कि दोनों बॉडी में कोलिजन हो गया, ये दोनों बॉडी आपस में टकरा गई, ये कोलिजन हो गया, ये कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद बॉडी का मास तो चेंज होता नहीं है। जैसे आप लोग खेल कूद रहे हो और आपस में कहीं पर टकरा गए तो आपके बॉडी का मास तो चेंज नहीं होता ना, मास तो वही रहता है कोलिजन के बाद भी, मास में कोई तब्दीली नहीं होती, यानी मास वही है M1, इसका मास M2। अलबत्ता वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। इसकी वेलोसिटी ले लो V1 और इसकी वेलोसिटी ले लो V2। आपको करना क्या है, अज्यूम करना है कि जो कोलिजन है ना ये इलास्टिक कोलिजन है, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम भी वेरीफाई हो रहा है और लॉ ऑफ एनर्जी भी वेरीफाई हो रहा। इलास्टिक कोलिजन के लिए V1 और V2
ये मालूम करने का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। यानी जब दो बॉडी इलास्टिक कोलिजन करता है तो इलास्टिक कोलिजन में जो फाइनल वेलोसिटी होती है v1 और v2 वो आपको कैलकुलेट करना है। ये इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो। ऑब्जेक्ट क्लियर है? क्यों कोलिजन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए? एक मिनट, एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है तो बस है। ओके, अब देखिए जो v1 और v2 का फॉर्मूला है ना, ये जो हम ड्राइव करेंगे ये हम लोग 4 स्टेप में ड्राइव करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आपको दो इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, एक लॉ ऑफ मोमेंटम से और एक लॉ ऑफ एनर्जी से। तो सबसे पहली इक्वेशन निकालो लॉ ऑफ मोमेंटम से, वो देखो वो ये है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, देखिएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये पढ़ा था लॉ ऑफ मोमेंटम में, ये ड्राइव किया था हम लोगों ने। तो एक काम करो, पहले m1 वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, m2 वाला टर्म दूसरी तरफ ले जाओ। ये देखिएगा, ये m1u1, ये इधर प्लस का इस साइड जाकर माइनस का, तो इसको लिखा m1v1। ये पहले से मौजूद है m2v2, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, यहां तो कोई प्रॉब्लम। m1 यहां से कॉमन निकालिए, तो यहां से रह गया u1 माइनस, यहां से रह गया v1, यहां से m2 कॉमन निकालिए, ये रह गया v2 माइनस u2। ये पहली इक्वेशन, ये पहला स्टेप नहीं है। पहले स्टेप में था दो इक्वेशन निकालनी है, एक लॉ ऑफ मोमेंटम से, एक लॉ ऑफ एनर्जी से। अभी सिर्फ लॉ ऑफ मोमेंटम से निकला है, अब निकालेंगे लॉ ऑफ एनर्जी से। तो मैंने अगेन लिखा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिएगा, पहले यहां पर ये चारों बॉडी मोशन में है। मोशन से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो पहले काम करो, इन चारों बॉडी की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। इधर देखोगे, पहले इसकी देखिएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई हाफ m की जगह m1, वेलोसिटी की जगह u1, हाफ mv स्क्वायर। इसकी एनर्जी निकालो, हाफ m2 u2 स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो मास m1 वेलोसिटी u1 तो m1 u1 स्क्वायर, मास m2 वेलोसिटी u2 तो m2 u2 स्क्वायर। इसकी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, उसके लिए इन दोनों को ऐड कर दो। तो आप यहां पे इसको ऐसे लिखोगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2
U2 स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन। टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के लिए इन दोनों को ऐड करो, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। देखिए यहां तो कोई प्रॉब्लम, ऐड करेंगे तो सेम रहेगा। मतलब सुनो सुनो, आपको चाहिए टोटल एनर्जी। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो कोलिजन से पहले जो जो एनर्जी आप उसको ऐड कर दो, और सेम तो रहेगा क्योंकि आप तो बोलते ही यही हो कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं होगी, तभी तो लिखा है। सही है, ओके। फिर वही काम कीजिए, m1 वाला टर्म एक तरफ, m2 वाला टर्म दूसरी तरफ। ये हाफ, ये m1 u1 स्क्वायर, ये इधर प्लस कर दो जाकर, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। ये पहले से मौजूद है, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये प्लस का इधर आकर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम, दोनों में से कॉमन निकालिए, हाफ m1 कॉमन, यहां से बच गया u1 स्क्वायर माइनस यहां से बच गया v1 स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या है, हाफ m2 कॉमन, यहां से बच गया v2 स्क्वायर माइनस ये u2 है, ये प्लस का इधर आके माइनस हुआ था, ये u2 है, तो यहां से बच गया u2 का स्क्वायर। देखिए यहां तो कोई प्रॉब्लम, सही है। इन दोनों में से हाफ m1 कॉमन, यहां से ये बच गया, यहां से ये बच गया, यहां से हाफ m2 कॉमन, यहां से ये बचा और यहां से ये बचा। सही है, हाफ से हाफ कैंसिल कीजिए, m1 ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ये m2, यहां भी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये दूसरी इक्वेशन आ गई और पहला स्टेप खत्म हो गया। पहले स्टेप में आपको दो इक्वेशन ऑब्टेन करनी थी, एक लॉ ऑफ एनर्जी से, एक लॉ ऑफ मोमेंटम से। ये पहला स्टेप था, एक नजर देख लो। पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो। पहला स्टेप ये था, दो इक्वेशन निकालनी थी, एक लॉ ऑफ मोमेंटम से वो ये निकाली, दूसरा लॉ ऑफ एनर्जी से वो हमने ये निकाला। यहां तक क्लियर। जब दो बॉडी कोलिजन करता है तो कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम बराबर होता है। जी सही है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड करके एक तीसरी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड करके एक तीसरी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। दो इक्वेशन को डिवाइड कब करते हो, जब दो इक्वेशंस में बहुत सारे कॉमन टर्म दिखे और आप चाहते हो वो सारे कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, तो इक्वेशन को हमेशा डिवाइड किया जाता है। इन दोनों को गौर से देखो, बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, m1 कॉमन है, u1 माइनस v1 कॉमन है, m2 कॉमन है, v2 माइनस u2 कॉमन है, तो इनको डिवाइड करो और कॉमन टर्म को कैंसिल करो। तो मैंने कहा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। आप 1 को 2 से भी कर सकते थे, ये कोई रूल नहीं है कि 2 को ही 1 से करें, पर अपनी आसानी के लिए आप क्या करते हो,
बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन से डिवाइड करते हो अपनी आसानी के लिए, पर ये कोई रूल नहीं है। तो ये देखिएगा, ये m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ये m2 v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2, ये इक्वेशन 2 को मैंने ऊपर लिखा। डिवाइड किससे कर रहे हो? 1 से। तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1, इधर m2 v2 माइनस u2। देखिए यहां तो कोई प्रॉब्लम, सही है, सही है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। ये देखिए, m1 से m1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सही है। क्या बच गया? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, यहां बच गया v2 प्लस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दूसरा स्टेप खत्म, यहां तो कोई प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में हम लोग v1 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर v1 देखिएगा कैसे, अच्छी तरह मेथड समझिएगा ताकि याद रखने में आसानी हो। v1 का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इक्वेशन 3 से v2 की वैल्यू निकालकर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर सुनो, फॉर्मूला किसके लिए निकाल रहे हो? v1। इसके लिए क्या करोगे? यहां से v2 की वैल्यू निकालोगे, किसकी? और सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी उल्टा करना, रिवर्स करना है। फॉर्मूला ड्राइव करें v1 की, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? v2, और सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? 1 में, तो आपको v1 का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी ये करना, देखिए मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां से v2 निकालना है। u1 प्लस v1 अपनी जगह पर, ये इधर प्लस का, इस साइड जाकर क्या होगा? माइनस का, ये v2 आ गया, सही है। और इस v2 की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करो। मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। तो 1 में कैसे सब्स्टिट्यूट करें जरा देखिएगा। इधर देखिएगा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो देखिए 1 ये है, m1 अपनी जगह पर, वो 1 है, m1 अपनी जगह पर, u1 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, v1 अपनी जगह पर, इक्वल अपनी जगह पर, m2 अपनी जगह पर, और v2 की जगह ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये देखो v2 की जगह लिखा u1 प्लस v1 माइनस u2, v2 की जगह ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ये माइनस u2 ये अपनी जगह पर, यानी ये देखिएगा m1 u1 माइनस v1 सब अपनी जगह पर, m2 अपनी जगह पर, v2 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सही है। और ये माइनस u2 अपनी जगह पर। तो इधर देखिएगा, तो ये माइनस u2 अपनी जगह पर एज इट इज कॉपी कर दी मैंने। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब देखिएगा m1 u1 माइनस v1 m2 u1 एज इट इज v1 एज इट इज, माइनस u2 किसके बराबर हो गया? -2u2।
सही है, सही है। जरा ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा m1u1 माइनस m1v1, ये हो जाएगा m2u2 प्लस m2v1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2m2u2। देखिए यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, सही है। अब इसको जरा अरेंज करना है, देखिएगा अरेंज कैसे करना है। v1 वाला टर्म जहां जहां है सबको एक तरफ करना इक्वल के, और बाकी टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। जहां जहां v1 है उन सबको एक तरफ, और बाकी जो जितने भी टर्म बच जाएंगे उन सबको इक्वल की दूसरी तरफ। इधर देखिएगा, समझिएगा। देखिए इसमें v1 नहीं है, फिलहाल इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया m1u1। फिर इसको देखो, ये इधर प्लस का, यहां जाके माइनस का, सही है, सही है। ये इधर माइनस का, इस साइड जाकर प्लस का, ये तीनों हो गया। बाकी जो दो टर्म बच गए हैं उसमें v1 है, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का, और ये पहले से मौजूद है प्लस m2v1। यहां तो कोई प्रॉब्लम, सही है। अब देखिएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से u1 कॉमन, तो ये बच गया, सही है। सारंग, इसको एज इट इज कॉपी किया, इन दोनों में से v1 कॉमन, ये रह गया m1 प्लस m2। देखिए यहां तो कोई प्रॉब्लम, सही है। m1 प्लस m2 v1 के साथ मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे ऐसे लिखोगे m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां रह गया v1। यहां तो कोई प्रॉब्लम, सही है। देखिएगा ये इस वैल्यू के नीचे भी लिखी हुई है, इसके नीचे भी है, जरा सेपरेट करो, अलग अलग करो। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये v1। यहां तो कोई प्रॉब्लम, ये सब मास है, ये भी मास है, ये भी मास है। मास को एक ब्रैकेट में लिखिए m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये u1, ये बाहर निकाल के लिखा, प्लस यहां पर भी सारे मास को एक ब्रैकेट में 2m2 ओवर m1 प्लस m2, u2 को बाहर निकालकर, ये सब बराबर है v1 के, उसको मैंने इधर लिखा। तो ये है v1 मालूम करने का फॉर्मूला, और ये था स्टेप नंबर 3। ये था स्टेप नंबर 3। जी सर, इसको ये एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सेपरेट करके दिखाना था। ये इन दोनों का सेगमेंट अलग, इसलिए सेपरेट किया, वरना आप यहां पर भी छोड़ सकते थे, नहीं इश्यू तो होगा। एक्चुअल में होता क्या है, वैसे तो इश्यू नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जब कॉपी टीचर चेक करते हैं ना, तो कुछ टीचर लकीर के फकीर होते हैं कि बुक में तो यहाँ तक करके दिया गया था, स्टूडेंट ने यहाँ तक तो नहीं किया, तो लिहाजा कुछ नंबर कटने चाहिए। तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। तो आप ये काम कीजिएगा, ठीक। स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप में अब हम लोग V2 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे।
V2 के लिए वही काम करना है। इधर देखिएगा, V1 के लिए क्या किया था, V2 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट किया था। V2 के लिए क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस यही काम करना है। तो देखिएगा, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये 3 है, यहां से V1 निकालना है, U1 को इधर लेकर आओ, तो V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1, सही है। ये इधर प्लस का, इधर आ गया माइनस का। अब ये V1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। आपने अगेन कहा पुट इन इक्वेशन 1। देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, मैं इक्वेशन 1 को यहां कॉपी कर रहा हूं, M1 U1 माइनस V1, U1 माइनस V1, ठीक है, इक्वल M2 V2 माइनस U2। ये 1 को मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब देखिए वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे V1 की, यहां से V1 हटाया और V1 की जगह ये सारी वैल्यू लिखनी है, V2 प्लस U2 माइनस U1। देखिए क्लियर है, मैंने क्या किया देखिएगा, देखिए यहां पर था सिर्फ लिखा हुआ U1 माइनस V1 था, ये V1 इसके बराबर है, तो बस उस V1 की जगह ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और चूंकि इधर माइनस है तो इधर आप ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिएगा, ये ब्रैकेट V1 की जगह ये सारी वैल्यू पुट कीजिए, V2 प्लस U2 माइनस U1, ये वाली ब्रैकेट क्लोज और ये वाली मेन ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा M1 U1, जब माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो तो सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस V2 माइनस U2 माइनस माइनस प्लस U1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। कोई प्रॉब्लम, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सबका साइन चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, बाकी सब अपनी जगह पर, सही है। अब देखिएगा M1 U1 प्लस U1, U1 प्लस U1 2U1, ये और ये एज इट इज, माइनस V2 माइनस U2, ये सब एज इट इज, V2 माइनस U2। कोई प्रॉब्लम, ब्रैकेट ओपन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 M2 V2 माइनस M2 U2। देखिए कोई प्रॉब्लम, फिर इसको अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करना है कि V1 वाले सारे एक तरफ आ जाए, सॉरी V2 वाले सब एक तरफ आ जाए और बाकी टर्म जो बच जाए वो दूसरी तरफ। जरा सा लाइट बंद कीजिएगा, कोई एक लाइट में प्रॉब्लम ना, नहीं तो ये ऑन कर दो, दूसरा बंद करो, नहीं ये भी खोलो, ठीक है। इधर देखिएगा, अब इसको इस तरह अरेंज करना है कि V2 वाले जितने टर्म्स हैं सबको इक्वल की एक तरफ ले आओ और बाकी टर्म को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओ, यानी ऐसे लिखिएगा, ये मैंने एज इट इज कॉपी किया, तो M1 U1 एज इट इज कॉपी किया। उसके बाद इसको देखो, ये इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का,
ये पहले से यहां पर माइनस में ही मौजूद है, तो इसको एज इट इज कॉपी किया। ये माइनस का इधर जाके प्लस का M1V2, और ये पहले से मौजूद है M2V2। क्लियर है? तो अब देखिएगा 2M1U1 ये एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन आया? U2 कॉमन, तो यहां बच गया M2 माइनस M1, ये U2। यहां से V2 कॉमन, ये बच गया M1 प्लस M2। सही? कोई इश्यू? M1 प्लस M2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड, प्लस M2 माइनस M1 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यहां रह गया V2। सेपरेट करो, 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये V2 के बराबर। सही? फिर अरेंज कर लो, सारे मास को एक ब्रैकेट में लिखो, 2M1 ओवर M1 प्लस M2, ये U1 एज इट इज। यहां पर भी सारे मास को एक ब्रैकेट में लिखो, M1 प्लस M2, ये U2, और ये सब बराबर है किसके? V2 के। तो ये आ गया V2 मालूम करने का फॉर्मूला, और ये था स्टेप नंबर 4। ये सेक्शन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेक्शन सी के हवाले से 2, 3, 4 टॉपिक पढ़े, 5। एक तो ये सेक्शन सी का, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर, चौथा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें 2 फॉर्मूले ड्राइव करने थे, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और A क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और पांचवा जो सेक्शन बी और सी दोनों के लिए होता है, वो डायमेंशंस का वो सेगमेंट जो ड्राइव करने के लिए पूछा जाता है, इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। ये जो 5 टॉपिक है ना, 100% कंफर्म है कि आपके बोर्ड के पेपर में इन 5 में से कोई 2 आएंगे। हालांकि अभी बहुत चैप्टर बाकी हैं, लेकिन कंफर्म है कि इन 5 में से कोई 2 आएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से टॉपिक की तैयारी करनी है। ये पेपर में आएगा तो कैसे आएगा वो सुनो। अगर ये पेपर में आता है तो हम आपसे पूछेंगे, यानी आपसे कहेंगे कंसीडर 2 बॉडीज of masses m1 and m2 which are moving with velocities u1 and u2 respectively। यानी पहले ये बताएंगे कि 2 bodies of different masses m1 and m2 which are moving with velocities u1 and u2 respectively। फिर कहेंगे collide to each other and perform elastic collision। फिर कहेंगे drive formula for their final velocity। उनकी फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो, यानी V1 के लिए भी करो और V2 के लिए भी करो, मतलब ये सारा काम करो। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो पहले वो करो। किसी के पास कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है।